नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल दहिया और आज हम बात करेंगे सड़क हादसों की। सोमवार को उत्तर प्रदेश में आगरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बस के नाले में गिरने से 29 लोगों की मौत हो गई। इस तरह के सड़क हादसों की खबर आए दिन देश के किसी न किसी कोने से सुनने को मिलती है। लगभग हर 1 मिनट में एक सड़क दुर्घटना होती है। किसी चौराहे पर लाल बत्ती को अनदेखा कर सड़क पार करना, अपनी लेन में न चलना, गलत तरीके से ओवरटेक करना, तेज गति से या फिर नशे में गाड़ी चलाना, ये सब सड़क हादसों के कुछ प्रमुख कारण हैं। लेकिन इन सब के अलावा सड़कों की गुणवत्ता, उन पर पर्याप्त रोशनी और हादसे के बाद तुरंत सहायता पहुंचाने का इंतजाम, सड़क सुरक्षा ऑडिट, ये सब भी सड़क हादसों से निपटने के लिए जरूरी है। इस मुद्दे पर और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ अनिल श्रीवास्तव जी हैं, प्रिंसिपल एडवाइजर हैं नीति आयोग में इस मुद्दे पर। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर सुभाष चांद हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट और प्रमुख हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग और सेफ्टी डिवीजन के CRRI में। और हमारे साथ पीयूष तिवारी भी मौजूद हैं, फाउंडर हैं सेव लाइफ फाउंडेशन के। और गणपति सुब्रमण्यम भी हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ ऑफ ब्यूरो हैं पोथई थल्लमुरई के और सड़क और परिवहन से जुड़े मसलों पर खास नजर रखते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूं अनिल श्रीवास्तव जी, ये जो मसला है सड़क हादसों से जुड़ा हुआ, आंकड़े अपने आप में बहुत भयावह हैं। जिस तरह के जो संख्या है, चाहे वो हादसों की संख्या हो या उसमें मरने वाले लोगों की संख्या हो, हालांकि उस संख्या में थोड़ी बहुत कमी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन फिर भी इसको रोकने के लिए जो प्रयास किए जाने हैं और जो कारण हैं, उन दोनों को अगर नजर डालें तो किस तरह से देखेंगे आप? देखिए, किसी एक चीज़ को इसके लिए दोषी या उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। ये एक समग्र रूप से समस्या है जिसको कि हमको संपूर्णता के साथ जो है सोचना पड़ेगा। जहाँ एक और हमें जो है, जो हमारा परिवहन कर रहा है व्यक्ति, जो चला रहा है गाड़ी, जो हमारा पैसेंजर है, उसको जो है सिखाने की ज़रूरत है, उसको एजुकेट करने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर हमें जो है अपनी इंजीनियरिंग को भी देखने की ज़रूरत है। क्या हमारी सड़कें पर्याप्त इंजीनियरिंग से डिज़ाइन की गई हैं? क्या हमारी जो फास्ट लेन्स हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, वो एक्सेस प्रूफ है कि नहीं, एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं है? फिर दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से वो सड़क बस उस दिन किनारे के साइडिंग्स को क्रॉस करते हुए नीचे गिरी, तो क्या क्रॉसिंग या साइडिंग जो उतनी स्ट्रांग थी, या कितना जो एक्सेस कंट्रोल का जो है स्ट्रेंथ थी वहाँ पे कि नहीं थी? सुबह 4 बजे यदि वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो रास्ते में कहाँ पे ये बात सुनिश्चित की गई कि इस तरीके के हादसों को रोकने के लिए पर्याप्त सतर्कता या पर्याप्त इंडिकेशन रहने चाहिए रोड्स पर, जिससे कि व्यक्ति जो है सतर्क रहे? तो ये किसी एक व्यक्ति की या एक पक्ष की जो है समस्या नहीं है, हमको इसको समग्र रूप से देखना है। मतलब इसके कई सारे पहलू हैं। जी हाँ, इसके जो है सारे पहलू हैं, सब पे एक साथ हमको अटैक करने की आवश्यकता है। चाहे वो लोगों को शिक्षित करने की जरूरत हो सड़क का सुरक्षा के नियमों के बारे में, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की जरूरत हो। आपने रोड इंजीनियरिंग और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। हमारे साथ डॉक्टर चांद मौजूद हैं। डॉक्टर चांद, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां बात आती है और सड़क हादसों में खासतौर पर यह सवाल कई बार उठता है कि क्या जो सड़क बनाने की जो तरीका था या फिर जो सड़क की गुणवत्ता है, वो क्या जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिससे कहा मानक जो है उसके अनुरूप है या फिर नहीं है? कई बार कमी भी पाई जाती है। तो आपको लगता है इस दिशा में कार्यक्रम चल रहा है? जी हाँ, जैसा कि आपने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं के कई कारण हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर का उस रोड की ट्रैफिक की स्पीड के हिसाब से होना बहुत ज़रूरी है। तो इस दिशा में तो काफ़ी काम हो रहा है और हमारी सड़कें इंटरनेशनल लेवल पे बनाई जा रही हैं और हम लोग इंटरनेशनल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हुए ही अपनी सड़कों का सुधार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट ऐसे रह जाते हैं जहाँ पर हम लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं और जो चीज़ वहाँ होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं है। उसके बाद हमारे इंजीनियरिंग के डिज़ाइन प्रिंसिपल में ये भी है कि आप किसी विशेष स्पीड के लिए गाड़ी उस सड़क को डिज़ाइन करते हैं, लेकिन वहाँ पर जब गाड़ियाँ चलाने वाले उस स्पीड को अनदेखा करते हैं और उससे तेज़ गति से चलते हैं, तो वहाँ पर जो सुरक्षा के प्रबंध या सुरक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है वो उसको रोक नहीं पाता। तो इसके कारण भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जैसा कि अभी हम एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, अगर एक्सप्रेसवे है तो 120 की स्पीड से डिज़ाइन होता है, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायर्ड मीडियन की विड्थ है वो कम से कम 7 मीटर होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ या तो फंड की अभाव होता है और क्योंकि ज़मीन बहुत महंगी है तो इसलिए हम लोग कई बार अनदेखी कर देते हैं। हम लोग 4.5 मीटर 5 मीटर के मीडियम से ही ये मान लेते हैं कि ये एक्सप्रेस वे की तरह बिहेव करेगा, तो उतनी सुरक्षा वहाँ पर दे पाना
संभव नहीं हो पाता है। जी। तो इसलिए जहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, जैसे सर्विस रोड की ज़रूरत है, तो कई बार हमारे पास फंड की अभाव के कारण ये सारी चीज़ों को अनदेखा किया जाता है और कंप्रोमाइजिंग डिज़ाइंस हम लोग सड़क पे लेके आते हैं, तो उससे भी कई जगह ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि वहाँ दुर्घटनाएं होती हैं और वो उसका कारण मृत्यु में कन्वर्ट हो जाता है। जी। तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पीड के हिसाब से होना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ में पब्लिक अवेयरनेस, उसका इन्फोर्समेंट कि ओवर स्पीडिंग व्हीकल ना करें और जो यूज़र हैं उसको वो सड़क के नियमों का पालन करें। और इसके अलावा कई कारण हैं, जैसे कि टायर में प्रेशर कम होना या बियर एंड टियर ऑफ द टायर, वो टायर की अगर स्थिति सही नहीं है, तो जैसे कंक्रीट रोड है जिनके ऊपर टायर गर्म हो जाता है और उसके टायर के बस्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है। और लंबा ड्राइव जब होता है तो आदमी को बीच बीच में उसमें ब्रेक करना भी ज़रूरी है। जैसे हम यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये सिर्फ यमुना एक्सप्रेसवे, इसको हम आइसोलेशन में ना रहें, अकेला ना रहें, ये आगे जुड़ा हुआ है लखनऊ से, जो कि आगरा लखनऊ जो है सिर्फ 300 किलोमीटर लंबा है। यानी कि टोटल लंबाई को देख ले, आगरा से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की ये 500 किलोमीटर हो जाती है। तो जो आदमी लखनऊ से चला है और उसने दिल्ली जाना है, तो डेफिनेटली अगर वो कंटिन्यूस चला रहा है तो उसको डाउजिंग ऑफ की सिचुएशन हो सकती है, उसे नींद आ सकती है। और सरकारी नियमों के मुताबिक लगभग 200 किलोमीटर के बाद या 250 किलोमीटर के बाद एक ब्रेक लेना जरूरी होता है। डेफिनेटली वो बहुत ज़रूरी है। हालांकि आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे हर 100 किलोमीटर के बाद रेस्ट प्लेसेस बनाए हुए हैं, लेकिन अगर एक रेस्ट प्लेस को आदमी अगर मिस करता है तो दूसरा वाले के लिए उसको 100 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पीछे यू टर्न लेने की सुविधा नहीं होती है और बीच में इंटरमीडिएट कोई शॉर्ट ब्रेक लेने के लिए ऐसे कोई पॉइंट नहीं है। जी। हम लोगों ने हाल ही में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का रोड सेफ्टी ऑडिट किया है, तो उसमें कई सारे जो कारण हैं उनके ऊपर हमने कुछ उनको ठीक करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। तो ये सुझाव अगर जल्दी से उनका पालन किया जाता है और उनको लाते हैं तो सड़क में दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। जी। ये एक आपने एक्सप्रेसवे की बात की, लेकिन दो चीज़ें जो आपने कही वो ये कि जो निर्माण है सड़क का उसमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और जो यूज़र्स हैं उनको भी शिक्षित करने की ज़रूरत है। पीयूष, आपको लाना चाहूँगा मैं, यूज़र्स की बात जहाँ आती है और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, तो बहुत कम देखने में आया है कि जो ट्रैफिक नियमों का जो पालन है वो उस तरीके से किया जाए जिस तरीके से करने की ज़रूरत है। तो ये एक सबसे बड़ी खामी है। जी है, ये जो ह्यूमन एरर जिसको हम बोलते हैं वो एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है सड़क दुर्घटनाओं में। और अब ये हालत हो गई है कि एक महामारी का रूप ले चुकी है। हर दिन 400 से 450 लोग अपनी जान गंवाते हैं सड़क दुर्घटनाओं में। तो इस पे जो हमें जिस स्तर पे हमें उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है वो एक सुरक्षित भारत अभियान जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, उस लेवल का हमें काम इसमें स्टार्ट करना होगा जिससे कि हम लोगों को एजुकेट कर सकें। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि अगर आप देखें कि ज़्यादातर देशों में जब कोई ड्राइव करता है तो उससे पहले एक प्रोसेस होता है जिसको वो क्लियर करता है। एक लाइसेंस से एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, लाइसेंसिंग होता है, उसको क्लियर करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ हमने देखा है कि ये जो लाइसेंसिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी फ्रैक्चर्ड है। ये कई स्टेट्स में ट्रेनिंग ज़्यादातर होती नहीं है, लोग अपने घर में सीखते हैं, तो जिस तरीके से वो सदियों से गाड़ी उनके वो परिवार वाले चला रहे हैं वैसे ही चलाते हैं। तो अभी जो भारत सरकार है वो एक मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल लेकर आई है जिसमें कि इन कई चीज़ों को रिफॉर्म करने की बात कही गई है जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 4 साल तक पड़ा रहा ये पिछले लोकसभा में उसमें सरकार में, और अभी ये आएगा। तो हमारा बस यही कहना है कि हम चाहते हैं कि सभी जो पार्टियां हैं इसको एज अ नॉन पॉलिटिकल इशू देखकर, जान बचाने का इशू देखकर इसको पारित करें, जिससे कि जो लाइसेंसिंग और ट्रेनिंग का प्रोसेस है और आगे जाके जो उसमें जो सड़कों का जो इंजीनियरिंग है और उसकी जो देखरेख की जो बात करी गई है उसको हम कानून के अंदर ला सकें। सिर्फ उसको गाइडलाइंस या उसको स्टैंडर्ड्स की हम बात ना करें, उसको हम कानूनी तौर पर उसको हम एक बैकिंग दे सकें जिससे कि वो सही हो सके। तो ये सब चीज़ें साथ में आके, जैसे श्रीवास्तव साहब ने कहा है कि वो सब चीज़ को साथ में लाके काम करना बहुत ज़रूरी है। जी चलिए, तो कानून और कड़े करने की ज़रूरत है। गणपति, आप के हिसाब से कानून को और कड़ा कर दिया जाए और सख्त कर दिया जाए, हालांकि जो इस अधिनियम, जिस बिल की बात हो रही है, जिस विधेयक की बात हो रही है, उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो कि और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने में मजबूती प्रदान करेंगे, लेकिन क्या सिर्फ कानून कड़ा करने से बात बन पाएगी?
नहीं, अभी हम जैसे देख रहे हैं कानून तो बहुत हैं लेकिन उसका पालन तो कोई नहीं कर रहा है। तो लाइसेंस जो अभी बताया गया है कि लाइसेंसिंग एंड एनफोर्समेंट, ये दोनों में करप्शन प्लेज अ वेरी मेजर पार्ट, जिसकी वजह से इतने जान हम रोज गंवा रहे हैं कि आजकल बीमारियों से जितने लोग मर रहे हैं, टेररिज्म से जितने लोग मर रहे हैं, उससे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं। इसका कारण क्या है? कई सारा स्टेट में ये है कि विदाउट एनी ट्रेनिंग लाइसेंस मिल जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी चलाते हैं। और कई केसेस मैंने देखा है कि जो एक्सीडेंट करके जो बेल वगैरह लेकर के बेल से भाग गया बंदा और दूसरे स्टेट में जाके दूसरे आइडेंटिटी के साथ दूसरा लाइसेंस ले लिया, फिर गाड़ी चला रहा है। तो ये ट्रकों में बहुत होता है, बसों में बहुत होता है। और दूसरा नशे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अल्कोहलिक्स एंड अदर ड्रग अब्यूज़ करने वाले बहुत सारे जो ड्राइवर्स प्रोफेशन में ये बहुत प्रेवेलेंट है जी। ये एक और कारण बन जाता है एक्सीडेंट के लिए। और तीसरा, जनरल पब्लिक, इवन पीपल हु आर ड्राइविंग देयर ओन पर्सनल व्हीकल्स, दे आल्सो हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज दे डोंट हैव एनी सेंस। अगर कई बार पकड़ा गया, छोड़ दिया जाता है या फिर छोटा मोटा घूस दे के निकल जाते हैं, दोबारा लाइसेंस बन जाता है। तो ये पूरा करप्शन को हटाना पड़ेगा और पूरा सिस्टम को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट रहेगा तो रॉन्ग साइड में चलने वाला है, कैटल लेके आने वाला है, हाई स्पीड चलाने वाला है, ड्रंकन ड्राइविंग, ये सब रोकना होगा। इसमें कम से कम 50% इफेक्ट होगा, बाकी 50% दूसरी चीज़ों से आएगा। विशाल जी जी, अब अनिल जी, कई पहलू है जिस तरह आपने शुरुआत की थी कि इसको समग्र रूप से देखना होगा, और अब जब सब पैनलिस्ट अपना विचार रख रहे हैं तो दो तीन चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं। पहला ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, दूसरा ये कि जो यूज़र है उसको एजुकेट करने की ज़रूरत है, उसको शिक्षित करने की ज़रूरत है, सड़क सेफ्टी ऑडिट करने की ज़रूरत है, कानून मजबूत करने की ज़रूरत है और उस कानून को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये सब बहुत इसका दायरा बहुत बड़ा है, तो इसको किस तरह से किया जा सकता है? क्या वो नीतियाँ हैं जिस पर सरकार चल रही है? देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट में जो अमेंडमेंट है वो मेरे विचार से बहुत शीघ्र ही जो है पारित होगा और उस पर जो है अमल होगा। दूसरी बात जो कही गई कि हमारी इंजीनियरिंग अच्छी हो रही है, हम इंटरनेशनल स्तर की जो है सड़कें बना रहे हैं, गाड़ियां हमारी जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की हो गई हैं, फास्ट गाड़ियां हैं, अच्छी कैपेसिटीज़ हैं, लेकिन क्या हमारा जो सामाजिक परिवेश है, जो हमारा एक व्यवस्था है, वो उस हिसाब से परिवर्तित हुई है जितना कि परिवर्तन एक विकसित देशों में या जो है दूसरे छोटे देशों में जो आर्थिक रूप से ज़्यादा आगे बढ़ गए उन पे हिसाब से है कि नहीं है? तो हमें उस पर जोर देना पड़ेगा, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। देखिए, हिंदुस्तान की स्थिति जो है दूसरे देशों से भिन्न है। हम हर चीज़ अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगाते हैं तो फिर ये मान के चलना पड़ेगा कि हमारा समाज भी उतना परिपक्व है या उतना पढ़ा हुआ है, क्या हमारा जो है लिटरेसी रेट, क्या हमारा जो है हेल्थ के पैरामीटर्स, बाकी चीज़ें जो हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि अगर हम उधर नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं तो क्या हम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का परिवहन ना रखें। तो ये सारी चीज़ें, जैसा कि मैंने कहा, इसको ध्यान में रख करके करना पड़ेगा। केवल अंतर्राष्ट्रीय सड़कें बना देना या केवल अंतर्राष्ट्रीय जो है स्तर की गाड़ियाँ यहाँ ले आने से सल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन अब प्रश्न ये है कि इसको लागू कैसे किया जाए, इसको जो है कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो ये जो सुझाव आया था कि एक अभियान के रूप में इसको लेना पड़ेगा। और देखिए, हिंदुस्तान में, भारत में चीज़ सफल तब होती है जब उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जब मास मोबिलाइजेशन होता है, लोग ये समझने लगते हैं कि ये चीज़ उनकी ज़रूरत है। हमको सबसे बड़ी आवश्यकता इस समय ये है कि हम लोगों को ये रियलाइज़ करा सकें कि सड़क पे सुरक्षित रूप से चलना ये उनके लिए आवश्यक है और इसके लिए जो भी होना होगा वो करेंगे जी। चाहे उनको लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इम्तिहान देना है तो वो एग्ज़ाम दें, वो परीक्षा दें, ठीक से पढ़ें, ठीक से समझें, जो हमारे यातायात के चिन्ह हैं उनको समझें, उनका पालन करें। और दूसरी ओर से जो हमारे जो है रेगुलेटर्स हैं, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, वो भी ये देखें कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में और हिंदुस्तान या भारत के स्तर में कुछ फ़र्क है तो उसके बीच का रास्ता कैसे निकाल करके आगे बढ़ा जाए। जी, आप डॉक्टर चांद, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और जिस तरह आपने शुरुआत में कहा था कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं जब सड़क बनाई जाती है या इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट की जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं किए जाते हैं, क्या वो किया जा सकता है जिससे जो मानक हैं उन मानकों पर जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खरा उतरे? जी, जैसे कि अगर सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो आजकल का जो मॉडर्न कंसेप्ट है कि आपके जो हाईवे हैं वो फॉरगिविंग होने चाहिए, कि इन केस अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट को हम जीरो नहीं कर सकते, कि ह्यूमन फैक्टर है, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होने की संभावना रहती है जी। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, अगर एक्सीडेंट होता भी है तो उससे नुकसान जो है कम से कम हो और जान का नुकसान तो बिल्कुल ना हो।
तो ऐसे करने के लिए हमारे को थोड़ा हमारा जो ये प्रगति की दिशा है वो इस दिशा में लेके जाएं कि हम जो भी बनाएं कम बनाएं लेकिन सुरक्षित बनाएं, हम लोग किलर रोड ना बनाएं, और जब भी हमें ज़रूरत है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए उसे प्रायोरिटी दें, उसको नेगलेक्ट ना करें। और जैसा श्रीवास्तवा जी ने कहा कि एक पहलू को लेके नहीं चलने से नहीं काम होगा। हम कितने भी मॉडर्न सड़कें बना दें, कितने भी उसमें सेफ्टी फीचर लगा दें, जब तक उसको यूज़र उसको जिस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है उस तरह से उसको नहीं इस्तेमाल करता है तो वहाँ कहीं ना कहीं दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। ऐसे में एक संयुक्त अभियान करके चलने की आवश्यकता है, जैसे कि ये रोड सेफ्टी के ऊपर रोड सेफ्टी ऑडिट का और कैपेसिटी बिल्डिंग का पीडब्ल्यूडीज और रोड ओनिंग एजेंसीज में एक अभियान चला है, जिसके तहत हजारों इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको रोड सेफ्टी ऑडिट के बारे में अवेयर किया जा रहा है। इसी तरह हमारे जो व्हीकल के डिज़ाइन है उसमें भी दिन प्रतिदिन हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया जा रहा है। इसी तरह हमारे को ज़रूरत है कि हमारे यूज़र को भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के व्हीकल को यूज़ करने का और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रोड्स को यूज़ करने का तरीका बताया, उसके खतरों से उसको सावधान किया जाए और उसको भी उसकी ये जिम्मेवारी का एहसास दिया जाए कि आपके पास जो चीज़ है उसके लिए आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा। ये सड़क सुरक्षा किसी पार्टिकुलर एजेंसी का काम नहीं है, ये सबका सामूहिक प्रयास है, और जब तक इसमें सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे तब तक एक्सीडेंट को रोक पाना बहुत मुश्किल है। और इसमें जो हम लोग पीछे कहाँ रह रहे हैं, ये पब्लिक अवेयरनेस में हम लोग पीछे हैं। हम लोग एजुकेशन और लोगों को उनके लिए जरूरी है किस तरह सा बिहेवियर ऐसी सड़कों पे, उनके अधिकार और उनकी जिम्मेदारियां दोनों बतानी पड़ेगी, उसका एहसास देने में हम लोग थोड़ा पीछे हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे को एनआरआई का सहारा लेना पड़ेगा, हमारे को एजुकेशन का सहारा लेना पड़ेगा, इसको हम लोग को प्राइमरी शिक्षा में लेना पड़ेगा। अगर हम लोग बच्चों को ये चीज़ें सिखाएंगे तो इसका दूर तक असर जाता है, उनका पेरेंट्स तक इसका प्रभाव जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, इसको भी साथ साथ लेके चले। उसके बाद साथ साथ में जब एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट के बाद उसको जो विक्टिम की टेक केयर होनी है वो एकदम सुचारू रूप से होनी चाहिए और उसमें कोई भी ढील नहीं होनी चाहिए, और वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। उस तरह की सुविधाएं भी वो भी उपलब्ध हो और टाइम से उपलब्ध हो। जी पीयूष जी, ये जो महत्वपूर्ण पहलू है इसका कि एक अगर दूरगामी परिणाम चाहिए तो जो यूज़र है उसे एजुकेट करने की ज़रूरत है, उसको उसके अधिकार, उसको ना केवल अधिकार बल्कि उसकी जिम्मेदारियां जो है सड़क पर चलने की या सड़क पर गाड़ी चलाते हुए जो उसकी जिम्मेदारियां, आपने कहा कि कानून सख्त करने की कोशिश की जा रही है, विधेयक है जो कि उम्मीद है जल्दी पारित भी होगा सदन में। लेकिन जिस तरह गणपति कह रहे थे कि कानून तो अभी भी है, तो सिर्फ कानून को सख्त करने से शायद काम न चले बल्कि जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। जी देखिए, इसके कई पहलू हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये मान लेना कि अभी जो कानून है वो सफिशिएंट है, वो गलत होगा, क्योंकि एक कारण है जिसकी वजह से भारत सरकार इस कानून को पार्लियामेंट में लेकर आई है। वो कारण ये है कि जो 1988 का जो कानून था वो काफ़ी आउटडेटेड है और उसमें कई चीज़ें जैसे कि बच्चों की सेफ्टी, उसमें 1988 के कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो हमारे बच्चों को सुरक्षित रख सके सड़कों पर। तो नए कानून में उन चीज़ों को लाया जा रहा है। तो ये एक कानून का होना बहुत सख्त ज़रूरी है, क्योंकि आप इम्प्लीमेंटेशन फिर किस चीज़ का करेंगे। मैं सहमत हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। हमने कुछ साल पहले महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलके हमने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को हमने अडॉप्ट किया और उसमें 30% जो मौतें हैं वो हमने उसमें रिड्यूस करी हैं पिछले 2 साल में। वो हमने रिड्यूस करने के लिए सबसे पहला जो हमने काम करा वो ये था कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है दुर्घटना का, उसको हमने साइंटिफिक करा। उसको हमने सिर्फ ये नहीं करा कि बड़ा वाहन कौन सा है, छोटा वाहन कौन सा है और बड़े वाहन के अगेंस्ट केस बनाया जाए। उसको हमने ये कहा कि उसमें व्हीकल का इन्वॉल्वमेंट क्या है, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट क्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट क्या है, और उसके बाद हमने हर चीज़ पे काम करा। तो ह्यूमन पे जो है वो अवेयरनेस की हम बात करते हैं, तो अवेयरनेस किस चीज़ के ऊपर। एक बड़ा कारण जो हमें मिला उस हाईवे पर वो ये था कि गाड़ियाँ जो खड़ी होती हैं, पार्क्ड होती हैं, उसमें पीछे से गाड़ियाँ आके मार देती हैं और वहाँ पर वो ऑलमोस्ट फेटल सारे क्रैशेस होते हैं। तो अवेयरनेस जो है वो उस स्पेसिफिक मुद्दे पे हमने अवेयरनेस वहाँ पर चालू की है। तो ये एक जो अवेयरनेस भी है वो एक बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन से ड्रिवन होनी चाहिए, सिर्फ एक जनरल कम्युनिकेशन, ये नहीं कि आप सड़क पे सुरक्षित चलाइए। क्योंकि लोगों ने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की है, क्योंकि उनका लाइसेंसिंग ठीक से नहीं हुआ है, तो उनको ये पता नहीं है कि सुरक्षित ड्राइव करने का मतलब क्या होता है। तो उनको स्पेसिफिक गाइडेंस देना कि स्पीड अगर
आपको मेंटेन करना है वो डिस्टेंस किसी व्हीकल के साथ, तो 3 सेकंड का डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अगर आपको गाड़ी अगर आपकी खराब हो गई है तो उसको बैरिकेड करें, तो कितना बैरिकेड करें? अगर आप झाड़ या पत्ता भी लगा रहे हैं अपने ट्रक के पीछे, तो उसको ट्रक के इमीडिएटली ऊपर ना लगाएं, उसको आप 65 गज बस से पीछे लगाएं। तो ये सब चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम जैसा सर ने ऑलरेडी बोला है कि उसमें बहुत सख्त ज़रूरत है, तो ये साथ में आना ज़रूरी है। मेरा फाइनल पॉइंट ये है कि जिन देशों ने हमारे नेबरहुड में भी सड़क दुर्घटना को कम करा है, उन्होंने कानून के साथ साथ एक एजेंसी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और एजेंसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लाइसेंसिंग आता है ट्रांसपोर्ट के अंदर, एनफोर्समेंट आता है पुलिस के अंदर, रोड कंस्ट्रक्शन आता है 5 से 7 एजेंसीज के अंदर, व्हीकल आता है आपके मोटर, तो इन सब का बेहतर कोऑर्डिनेशन हो पाए, तो उनको कन्वीन करने के लिए साथ में, जैसे कि यूएस से लेकर श्रीलंका तक कई ऐसी एजेंसीज हैं नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर जी, जिसके पास अथॉरिटी है इनको साथ लाके काम कराने की जी। क्योंकि हमारे देश में हमने ये भी देखा कि लोग काम करते हैं लेकिन शायद अपने साइलोज में काम करते अपने अपने दायरे में काम करते हैं, और उसका असर जो है बिल्कुल समग्र रूप से उसका असर देखने को नहीं। अथॉरिटी क्रिएट करने की बहुत सख्त जरूरत है, एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अथॉरिटी जिसके पास ये पावर हो, बजट हो, सेक्रेटेरिएट हो, साइंटिफिक डेटा को एनालाइज करने की कैपेबिलिटी हो और अथॉरिटी हो सबसे इम्पोर्टेंट। गणपति, आपके हिसाब से अगर भविष्य पर एक नजर डालें तो किस तरह से चल सकते हैं? क्या वो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन सब की हमने चर्चा की, उनको कैसे टैकल किया जा सकता है, उसमें जो चैलेंजेस हैं उनको? एक तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जो आजकल सब जगह सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं, इन सीसीटीवी कैमरा से हमें जो इनपुट मिल रहा है उसका क्या एनालिसिस हो रहा है? कुछ खास एनालिसिस तो अभी नहीं हो रहा है। अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो तो सिर्फ तब हम जाके सीसीटीवी में क्या कैप्चर्ड है वो देखते हैं, नहीं तो नहीं देखते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना चाहिए टू एनालाइज वाई टू मेनी एक्सीडेंट्स टेक प्लेस एट वन पर्टिकुलर एरिया और वन पर्टिकुलर रोड और वन पर्टिकुलर स्टेट एक्सेट्रा। दीज थिंग्स हैव टू बी चेक्ड, एंड ऑल्सो फेक लाइसेंसिंग, पुअर एनफोर्समेंट, इन सब चीज़ों को टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके हम कम कर सकते हैं। अगर कम करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स को सारे को इन्वॉल्व करेंगे तो एक्सीडेंट को काफ़ी कम कर सकते हैं। जी, तकनीक का इस्तेमाल। अनिल श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले आखिरी आपसे जवाब चाहूँगा एक का, कि ये सब करने के साथ साथ जो चाहे हमने तकनीक की बात की या हमने एजुकेट करने की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात की, कानून को और मजबूत करने की बात की, आपको लगता है कि ये इसमें कमी जो है, एक टारगेट हम सेट कर सकते हैं कि कब तक हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं? देखिए, टारगेट हम ऐसी चीज़ों का तय कर सकते हैं जो कि फिज़िकली पॉसिबल हैं, लेकिन एक जो एक सोशल ग्रोथ की बात होती है, जो सामाजिक चेतना में विकास की आवश्यकता है, जहाँ पे हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जब ग्रामीण क्षेत्र में जो है फसलें जो हैं लोग ले जाते हैं मंडी तक या लाते हैं, तो ट्रैक्टर की ट्रॉली पे जो है लाद करके जाता है, लेकिन ट्रॉली में जो पीछे जो लाइट होती है वो लाइट होती ही नहीं है। ट्रैक्टर में पीछे जो है लाइट होती है। अब सुबह के समय या कोहरे के समय मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट अपनी फील्ड की पदस्थापनाओं में देखे हैं कि पीछे से जो है वो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है या जा रहा है, पीछे से आकर के तेज़ चलते हुए वाहन ने उससे जाकर के भेड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे जो है उसके पीछे से लाइट्स नहीं थी। तो प्रश्न ये है कि वो व्यक्ति ट्रैक्टर चला रहा है, उसके पास लाइसेंस भी है और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपढ़ है, लेकिन एक व्यवस्था इस तरीके की है कि वो ये सोचता नहीं है कि उसकी ट्रॉली में भी लाइट होनी चाहिए जो कि पीछे से तेज़ गति से आने वाला वाहन उसको देख सके। तो प्रश्न ये है कि हम एक सामाजिक व्यवस्था में जो परिवर्तन या जो है लोगों में जागरूकता की चीज़, उसके लिए डेडलाइन नहीं फिक्स की जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए जो हमारी सिविक सोसाइटी है, जो हमारे जैसे कि हमारे साथी यहाँ पे हैं, इन संस्थाओं की और एक जन आंदोलन की आवश्यकता है जो कि इसको लेकर के आगे बढ़े। और एक अच्छा कार्य जो है इंडिया में हो रहा है, भारतवर्ष में हो रहा है, और कई संस्थाएं इससे जुड़ रही हैं। और एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एक पॉलिसी भी जो है हम नीति आयोग की तरफ से आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि हम ये देखेंगे कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम इस दिशा में आगे बढ़ सकें। जी, तो जिस तरह से हमारे मेहमानों ने कहा, इसके कई पहलू हैं। जहां तक सड़क हादसों की बात है, उसके कई कारण हैं और उन कारणों से निपटने के लिए कई अलग अलग तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, चाहे वो तकनीक का उपयोग हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की बात हो, कानून को और मजबूत करने की बात हो, उस कानून को लागू कैसे मजबूती से किया जाए वो हो। लेकिन एक बात जो उभर कर सामने आई वो ये कि अगर इस क्षेत्र में कुछ से कहा जाए पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो इस पूरे मसले को एक अभियान के तौर पर लेना होगा। सभी नागरिकों को जुड़ना होगा, आपको और मुझे जुड़ना होगा, ताकि सबको इस बात का एहसास कराया जा सके कि सड़क पर जो हादसे होते हैं उनको किस तरह से रोका जा सकता है और सड़क को सुरक्षित किस तरह से बनाया जा सकता है। हम फिर हाजिर होंगे कल एक
नए टॉपिक और कुछ नए मेहमान के साथ। तब तक देखते रहिए राज्यसभा टीवी।